तो हम लोग क्या, जैसे इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को हम लोग कल डिस्कस किए थे थोड़ा सा। रेसिडेंशियल स्टेटस, पर्सन, कितने पर्सन है टोटल कल डिस्कस किए थे? 7 पर्सन। क्या क्या कौन पर्सन है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, कंपनी BOI, AOI, आर्टिफिशियल पर्सन। गुड। एग्जेम्प्टेड, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। एग्जेम्प्टेड इनकम, स्लैब लिमिट, डेप्रिसिएशन एंड 5 हेड्स ऑफ इनकम जो टैक्सेबल है। 5 हेड्स क्या क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जो टैक्सेबल इनकम होता है उस पे चार्ज होता है, जो पे करता है पर्सन। पर्सन मतलब एसएससी, और वो एसएससी के पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर नेचुरल पर्सन है तो, एंड पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ग्रॉस टोटल इनकम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GTI। ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम में कोई डिडक्शन माइनस नहीं होता है। यानी हम अगर इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं देते हैं, इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम पे देते हैं। टैक्सेबल इनकम को हम ये जो आता है वो नेट इनकम आता है आफ्टर डिडक्शन, यानी GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम से जब कोई डिडक्शन यानी कोई डिडक्शन आए। डिडक्शन क्या होता है? कहीं हमने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे 80C में इन्वेस्टमेंट कर दिया LIC का, वैसे चैप्टर 6 जो होता है, चैप्टर 6 आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन का रोल प्ले करता है। तो GTI जो है डिडक्शन से पहले का इनकम, नहीं ग्रॉस इनकम, मतलब उसमें डिडक्शन माइनस किए बिना। जब इसमें हम डिडक्शन माइनस कर देंगे तो जो वो इनकम आएगा उसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम, और हम इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, यानी किसी पर्सन के कितने इनकम होंगे? 5। तो ये पांचों हेड ऑफ इनकम को जब हम जोड़ दें, पांचों हेड ऑफ इनकम को क्या करें? जोड़ दे, तो जो सम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। लिखिए, द सम टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड gross total income। कैसे निकले कैलकुलेट करेंगे हम लोग? इनकम फ्रॉम, पहला क्या होगा बेटा? सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Profits and gains from business and profession।
income from capital gains. Income from other sources. 5 हेड हो गया, इस पांचों को जोड़ देंगे, जो सम आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। हो गया बेटा? हाँ? चले आगे। अब एक टर्म समझेंगे, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को ही कहते हैं टोटल इनकम। क्या कहते हैं बेटा? तो हमने कल बताया था इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है किस पे? टैक्सेबल इनकम। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना? तो टैक्सेबल इनकम क्या है? When we deduct the deduction, देखो डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलग अलग होता है। डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्या होता है? अलग अलग। एग्जेम्पशन होता है कि कहीं हम पैसा लगाए, कहीं कोई इनकम वाला जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है बट वो डिडक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन मालूम हमने पैसा कमाया, हम जो पैसा कमाते हैं उसी में से कहीं लगा दिए तो उसका हमको डिडक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है? तो व्हेन वी डिडक्ट द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A of income tax, yes yes yes, income tax rules। income tax rules कब आया था? 1960। फिर से बोलिए, कोई 1 कोई 2 बोल रहा है? 1962 and section 80C to 80U of Income Tax Act 1961 from gross total income, then we find out taxable income। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? टैक्सेबल इनकम कहेंगे। जैसे
पहले हम क्या ले लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इसमें हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A and under section 80C to 80U. यहाँ जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी कॉल्ड टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ऊपर का लिख लिया है ना? सर क्या लिखिए 6A हाँ, चैप्टर 6 है, उसके बाद नीचे अंडर सेक्शन यू से अंडर सेक्शन। चले आगे। अब देखो ध्यान से, जो 5 हेड ऑफ इनकम है उसके बारे में जानिए कि कौन सा इनकम किस हेड में जाएगा। बेसिक्स जैसे पहला हेड क्या था बेटा? अब बताइए कौन सा इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। जब यहाँ सैलरी वर्ड बोल रहे हैं ना, तो सैलरी में इंक्लूडिंग होगा वेजेस। सैलरी में इंक्लूडिंग क्या होगा? वेजेस। अब बोलेगा सर जिसको वेजेस मिलेगा उसका टैक्सेबल इनकम बन जाएगा क्या मजदूरी वाले मजदूर को? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। लेकिन एक मजदूर का एक ही इनकम तो नहीं होता है। हो सकता है कि वो मजदूरी कर रहा था, 500 रुपया उसको रोजाना मिलता है, तो महीने का कितना बनेगा उसका? 15,000। एक साल का कितना बनेगा? 1,80,000। तो 1,80,000 टैक्सेबल इनकम तो नहीं हुआ, उसका तो रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन मान लो कि जिस साल को 1,80,000 कमाया उस साल उसको एक लॉटरी पड़ गया, हो सकता है ऐसा। या मान लो कि शहर में भी जमीन था वो बेच दिया, हो सकता है ऐसा। या अपना घर बेच दिया, या हो सकता है उसके दादाजी कोई कंपनी में शेयर खरीदे थे, पते नहीं था, बाद में पता चला तो उसका डिविडेंड या शेयर बेच के पैसा आ गया। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक मजदूर जो है इनकम टैक्स नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? एक मजदूर सिर्फ मजदूरी कर रहा है और कोई इनकम नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन मान लो कि किसी का डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, जैसे हमने बोला ना कि 5 हेड ऑफ इनकम बनेंगे, तो एक आदमी जो नौकरी करता है उसका इनकम सिर्फ सैलरी से ही होता होगा, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है अगर शहर में उसका फ्लैट है, वो फ्लैट रेंट पे लगाया हुआ, उसका रेंटल इनकम आएगा। हो सकता है किसी कंपनी में शेयर खरीदे हुआ, उसका डिविडेंड मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी इंक्लूडिंग क्या होता है? वेजेज। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा, कोई बता सकता है? क्या जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में? सैलरी इनकम क्या बताइए बेटा? सैलरी इनकम earned by an employee from employer। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी देता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी करता है। अब सैलरी इनकम में सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होता, बहुत सारा होता है, फैसिलिटी भी होता है, कार अलाउंस, सब कुछ होता है। तो इसका हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे।
डिटेल डिस्कस करें। तो सैलरी इनकम यानी जो भी नौकरी से पैसा हम कमा रहे हैं, कोई पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुइटी मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, ये सब तो ये किस में जाएगा? सैलरी वाला में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा क्या था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में जाएगा, और ये ध्यान रखिएगा सैलरी वाले को हाउस प्रॉपर्टी में और हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी वाले को नहीं डालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, पास में ना गलत हो जाएगा। तो कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाएगा, कोई बता सकता है? कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाएगा? रेंटल इनकम। कौन सा इनकम बेटा? रेंटल इनकम। वो कहा जाएगा हाउस में, यानी रेंट जो हमको मिल रहा है, जैसे मान लो ये हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोचिंग चला रहे हैं, तो ये यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है तो रेंटल इनकम आ रहा होगा, तो उनका भी इनकम टैक्स का असेसमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा, जिसमें लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना होता है, ठीक है, उसका भी अपना डिडक्शन, उससे एक सेपरेट चैप्टर। यानी रेंटल इनकम जो आएगा वो किस कैटेगरी में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो ध्यान से 5 हेड हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम में यही 5 हेड से आपको सवाल आएंगे। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से सवाल आएगा, लिख देगा इंस्टाग्राम इज द वर्क या इज द एम्प्लॉय ऑफ इस कंपनी का, उसको इतना सैलरी मिलता है, उसको कार फैसिलिटी मिला है, उसको एचआरए मिल रहा है, एचआरए डीए सुनते हैं ना लोग, बेटा बोनस मिला, प्रोविडेंट फंड, ऐसे ऐसे कुछ मिला। अब बताइए उसका इनकम कितना होगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि वो तो सैलरी का इनकम है। कोई सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 3-4 सोर्स ऑफ इनकम बता देगा कि राम का सैलरी इनकम इतना है, रेंटल इनकम इतना है, एक एसेट बेस्ड कैपिटल इतना है, उसे ग्रॉस टोटल इनकम बताइए। तो ग्रॉस टोटल इनकम बनाने अगर पूछ दिया सवाल तो ध्यान रखिएगा, सवाल आता है कभी कभी, सवाल ऐसा भी पूछा हुआ है कि पूछिए ग्रॉस टोटल इनकम बताइए। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जो भी प्रकार का इनकम है उसका कैटेगरी बनाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम। और जब सवाल ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा है, पूछा है, तो उसमें डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। अगर बोला कि कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, अब बोल रहा कि एलआईसी का एक प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम दोनों अलग अलग होता है। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम क्या है? जब हम ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करते हैं, एग्जेम्पशन नहीं, क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन। तो डिडक्शन जैसे माइनस से, डिडक्शन का चैप्टर क्या है? 6A, और सेक्शन कहां से कहां तक डिडक्शन मिलता है? इसी में डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा कोई सेक्शन इनकम टैक्स में डिडक्शन का नहीं है। 80C, 80 वाला नंबर, 80C to 80U डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद कोई भी अगर छूट मिलता है तो उसको डिडक्शन नहीं कहते, उसको एग्जेम्पशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग होता है जो सैलरी में मिलता है, हाउस रेंट वो है, बट जो डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से निकालेंगे वो 80C to 80U आएगा। तो जैसे ही इससे हटाती माइनस करते तो क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं जो इजी होते हैं, बट बच्चे स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो 5 हेड में पढ़ लेते हैं लेकिन यही पढ़ते नहीं। तो ये सब ध्यान रखना, समझ गए? तो 5 हेड में हमको एक हेड क्या पढ़ना है? सैलरी। सैलरी का 2 चैप्टर आपको मिलेगा, वो पढ़ना है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम है। थर्ड क्या है? पीजीवीपी। बोलेगा पीजीवीपी क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 वर्ड आ गया, एक बिजनेस आ गया। क्या है बेटा? बिजनेस। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करके भी सामान तो बेचते ही है ना। तो बिजनेस में हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसमें मेरा सेल होता है और कॉस्ट भी होता है, और सेल और कॉस्ट का जो नेट ऑफ करते हैं तो क्या आता है? बताओ, प्रॉफिट आता है ना बेटा। तो बिजनेस से मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट होता है। बिजनेस से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन एक तो प्रोफेशन भी होता है। प्रोफेशन में हम क्या देते हैं? सर्विस। क्या देते हैं बेटा? सर्विस इनविजिबल होता है। क्या होता है? इनविजिबल मतलब जो देख नहीं सकते। हाँ, सेल और कॉस्ट ये डैश है, माइनस है, मतलब सेल और कॉस्ट प्रॉफिट। तो इंडिविजुअल जिसको देख नहीं सकते। आप कोई प्रोफेशन बताइए, जैसे सीए हो सकता है, और क्या हो सकता है? डॉक्टर,
इंजीनियर, टीचर होगा, और लॉयर, कंसल्टेंट, ऑथर छोड़ दिया आपको, रॉयल्टी का। आप बोलिए, इसके अलावा बोलिए। ऑथर का इनकम रॉयल्टी इनकम होता है, जो प्रोफेसर में जाएगा वो रॉयल्टी जाएगा, जो अदर सोर्स में जाएगा। आप बोलिए आप। सर ये इंडिविजुअल वाला कैसे समझेंगे? इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर जो आप जब आप किसी से सर्विस लेने जाते हैं तो आपको सामान देता है, हूँ कहा ना, सामान कहाँ देता है? सर्विस प्रोवाइडर सामान देता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो आपको अपना अपना जो नो हाउ, उसका जो नॉलेज और एक्सपीरियंस उसी के बेस पर आपका इलाज करता है। तो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस क्या होता है ना, अदृश्य होता है, सर्विस दिखता नहीं, गुड्स दिखता है। बिजनेसमैन जो सामान बेच रहा है या बना रहा है तो वो विजिबल ट्रेड कर रहा है। ट्रेड मतलब कि सर विजिबल, जैसे ये हम फर्नीचर कहीं से खरीदते हैं, हम मशीन खरीदते हैं, हम कैलकुलेटर, ये सब विजिबल है, दिख रहा है, टेंजिबल जिसको बोलते हैं। लेकिन एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो अपने नॉलेज के बेस पे पढ़ा रहा है। एक डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है नॉलेज के बेस पे, एक सीए आपका बुक्स में अकाउंट चेक कर रहा है वो नॉलेज के बेस पे। आप एक कंसल्टेंट से बोले भैया हमारा इनकम टैक्स क्या हो, ये अपना नो हाउ लगा रहा है। एक जैसे टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन जो होता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी में आपको ये देता है, ये जो कंपनीज और जो आपको सर्विस लेती है, एप्स जो होता है, एप्स आते हैं ना, एप्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, दिस ऑल आर द इंटेंजिबल। तो यहाँ से तो प्रोफेशनली वो इनकम जनरेट करते हैं। तो देखो बिजनेस में लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, बिजनेस क्या बनाता है? प्रोफेशनल वाला सब क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? इनकम। और उससे क्या रिजल्ट आता है? सरप्लस आता है। उनका प्रॉफिट यानी उनका रेवेन्यू होता है और एक्सपेंसेस होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंस का डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा? सरप्लस या डेफिसिट कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, यानी एक सीए जो एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा तो उसका जो उसको रेवेन्यू मिला, उसको फीस मिल रहा है, वो किस हेड में जाएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो जैसे मान लीजिए कि एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हमको फी देते हैं, आप मान लीजिए आप में से कोई बच्चा हमको मंथली फी देते हैं, तो मंथली फी देते हैं तो वो फी मेरे लिए क्या है? सैलरी है कि फी? सैलरी, इस पर फी है क्यों सैलरी है, बताइए। इधर आप मंथली दे रहे, वो भी क्या है? फी ही कहलाएगा। अब वो फी है तो मेरा इनकम, मेरा तो इनकम हो गया, तो मेरा किस हेड्स ऑफ इनकम में जाएगा? 5 हेड ऑफ इनकम है, उसमें किस हेड्स ऑफ प्रोफेशनल इनकम हो गया, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा। सपोज करिए कि एक प्रोफेशनल जो एसी का मतलब कि ये करता है, मतलब एसी कंप्यूटर सबका वो करता है, मतलब कि टेक्नीशियन है। अब वो उसको कि जितना वो काम करेगा उतना उसको फीस मिलेगा या रेम्युनरेशन मिलेगा, तो उसका अब वो कंपनी के बेसिस पे है, मतलब कंपनी बेसिस पे मतलब कि हम अपना प्रोफेशनल है, हम अपना काम करते हैं, मेरे अंदर 10 लड़का काम करता है, तो उसका भी इनकम किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं और वहां हमको सैलरी मिल रहा है, यहाँ सैलरी जाएगा, लेकिन अगर वहां हमको कमीशन भी मिलेगा या बोनस भी मिलेगा तो भी कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चौथा क्या है? अब देखो, जैसे आप जब पीएल अकाउंट बनाते थे तो आप देखते थे पीएल अकाउंट में हर प्रकार का इनकम दिखाते थे। रेंट भी दिखाते थे ना, रेंट रिसीव दिखाते थे, याद है? बैड डेट रिसीव भी दिखाते थे, आप ये भी दिखाते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी दिखाते थे। हम जो अकाउंट्स में पीएल अकाउंट बनाते थे, अकाउंट्स अकाउंटिंग हुआ, जैसे अकाउंट्स पढ़ते ना, तो वो अकाउंट्स लॉ नहीं है, अकाउंट्स लॉ नहीं है। अकाउंट से जो प्रॉफिट आते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, हम उस पर टैक्स नहीं देते, ध्यान रखिएगा। हम टैक्स उस पर देते हैं जो इनकम टैक्स के अनुसार प्रॉफिट निकलता है। जैसे हमारे 5 हेड ऑफ इनकम है तो हम 5 हेड ऑफ इनकम को कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से, कैपिटल गेन पे जो इनकम आता है उस पर इनकम टैक्स अलग लग जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब सर कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है जब हम कैपिटल एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। कैपिटल एसेट्स को बेचकर हम प्रॉफिट क्रिएट करेंगे तो ये कैपिटल गेन हो गया। अब आपके मन में सवाल आ गया सर कैपिटल एसेट्स क्या होता है? कैपिटल से जो आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है,
जिसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के रखे हुए हैं, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी अपना बिजनेस बेच रहा है, कोई अपना बस ट्रक यानी पूरा अपना बिजनेस को लमसम में बेच दिया, इन्वेस्टमेंट किए हुए हम 10 साल पहले वो सब शेयर को बेच दिए, म्यूचुअल फंड में पैसा पॉलिसी लगा होता है बेच दिए, तो वो कहलाएगा कैपिटल गेन। अब आपके मन में सवाल होगा, सर मान लीजिए जो शेयर ट्रेडिंग करता है, देखो शेयर ट्रेडिंग होता है, शेयर डिलीवरी होता है। शेयर डिलीवरी क्या होता है कि हम शेयर खरीदें, हम बेचेंगे नहीं, जब बढ़ जाएगा बाद में बेच देंगे। शेयर ट्रेडिंग क्या होता है कि डेली शेयर खरीद के बेचना, उसको शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट क्रिएट होता है वो पीजीपी में चल जाएगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन शेयर रखे हुए हैं और बाद में बेच रहे हैं तो क्या कहलाएगा कैपिटल गेन। कैपिटल लॉस भी हो सकता है। लॉस कब होगा? जब हमारा प्रॉफिट ये कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स क्या है बेटा कम है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या हुआ? कैपिटल गेन्स arises on sale of capital assets। जैसे बार ड्राइंग सजाते हैं, ड्राइंग जो बहुत करोड़ों बिकता है, पेंटिंग भी होता है, आर्ट जो सभी कैटेगरी में जाएगा। Capital assets like land, property। अच्छा ये बताइए, टाटा मोटर्स जो है ट्रक बेच रही है, बहुत सारे ट्रक बेचे, तो वो कैपिटल गेन में जाएगा कि बिजनेस में जाएगा? बिजनेस में। लेकिन मेरे पास एक ट्रक है उसको बेचे तो हमारे मेरे लिए ऐसे, अगर हम गुड्स बेचे तो पीजीबी। अब मेरा गुड्स सबके लिए गुड्स होगा ऐसा तो नहीं है, किसी का एसेट भी हो सकता है। ज्वेलरी, बिजनेस बेच रहे हैं हम, वैसे हमको लिखना चाहिए था बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देते हैं। बिजनेस से बेचेंगे तो कैपिटल गेन आ सकता है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बेचेंगे मतलब अपना छपा चल रहा है बिजनेस। हाँ लमसम बिजनेस, जिससे मान लो कि इसका वैल्यूएशन किए, इसको हम बेच दिए। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड एटसेट्रा। कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, किसका है जी? शीशा का। बांस का है कि लकड़ी का? यहाँ नहीं मिलता, मिला उला में कर दोगे बाहर से। वैशाली। अच्छा क्लास किया है नीचे? तबियत ठीक नहीं है आपका? बुखार लग गया? हो गया बेटा? चलिए अच्छा, पांचवा क्या है आपका? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो 4 हेड ऊपर नहीं जाए होगा ना कोई भी इनकम, वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। किसी पर ऊपर के 4 हेड में जो इनकम नहीं गया, उसके बाद जो भी इनकम है वो किस में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लैक मनी, आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा और आपके पास बहुत सारे कैश निकले। अब कैश निकले और वो कैश निकले तो इनकम टैक्स का पूछता है पैसा कहाँ से आया? आप बोलते हैं हमको पता नहीं पैसा कहाँ से आया, तो उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज मतलब, डिस्क्लोज मतलब क्या होता है? बताना। अनडिस्क्लोज मतलब
यानी हमारे पास है लेकिन हमको पता नहीं कहाँ से है, तो उसको कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इनकम टैक्स आप कहेगा कि भैया उसका टैक्स दे दीजिए। तो ब्लैक मनी को अगर आप बता देते, जैसे एक बार आया था 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी कराए थे प्रधानमंत्री और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली। तो जब ये नोटबंदी हुआ था तो नोटबंदी का पर्पस था कि भैया जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करें, मतलब फंडिंग जो आता है वो कंट्रोल हो जाए। दूसरा पर्पस था कि ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक मनी जो होता है उसको खत्म करें, क्योंकि जिसके पास ये पैसे होंगे कैश में ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे, पैसा बैंक में आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे दिमागी आदमी थे, क्या कर दिए कि अपना पैसा हर आदमी को 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया दे दिए, ले बेटा तोड़ा ना पटा 10% तुमको कमीशन दे देंगे, ऐसा भी हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप केबीसी जानते हैं कौन बनेगा, उससे जो इनकम जनरेट करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। अब जब केबीसी में अगर आप 7 करोड़ रुपए जीतते हैं तो घर आपको 7 करोड़ लेकर नहीं आना होता है, आपका वहीं पे 30% कट जाएगा। केबीसी वाला 3 करोड़ 7 करोड़ में 30% कितना हुआ, 2 करोड़ 10 लाख ना, तो 4 करोड़ 90 लाख रुपए ही आपको मिलेगा। सपोज करिए कि आपको लॉटरी में या प्राइज में कार इनाम पड़ा, होता है ना मेगा ड्रॉ लकी ड्रॉ होता है, उसमें आपको कार इनाम पड़ा, उस कार का वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपया है और आप मान लीजिए गरीब हैं लेकिन लकली आपको कार पड़ गया, तो आप जब जाइएगा कार लाने तो कार वाला जब कार देगा ना तो पहले कहेगा इसका ना टीडीएस काटेंगे। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। प्राइज मनी पे टीडीएस 30% कटेगा, तो 10 लाख का 30% कितना होता है, यानी आपको अगर कार लेना है 10 लाख का तो पहले 3 लाख टीडीएस जमा करिए तो 10 लाख का कार ले लेंगे। अब मान लीजिए जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा तो नहीं है, कर्जा वर्जा लेके तो चुकाएगा ही, चाहे बैंक वाले का भैया 10 लाख का कार में आप 3 लाख आपको लोन दे दीजिए, 3 लाख का लोन ले लेगा, 3 लाख दे देगा टीडीएस, 10 लाख रुपया कार आएगा, कार को अपना बेच देगा। या हो सकता है कि जिसका कार इनाम पड़ा, ध्यान रखिएगा कि ये जो इनकम है जैसे लॉटरी का इनकम, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी पड़े ना, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी का इनकम हुआ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या मान लो किसी का दूसरे कंट्री में एग्रीकल्चरल लैंड है, अब बोलेगा ऐसा कौन होगा जिसका दूसरे कंट्री में लैंड होगा, हो सकता है भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हो सकता है कि कोई आदमी इंडिया में रहा होगा, उसका जमीन पाकिस्तान में हो, जिसमें मनमोहन सिंह हो गए, दिलीप कुमार हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हो सकता है किसी का जैसे सीतामढ़ी वाला का होगा कि नेपाल की लड़की का शादी सीतामढ़ी के इंडियंस होगा, ऐसा होता है ना। तो आप मान लो कि ससुराल में प्रॉपर्टी है और उसके ससुर की प्रॉपर्टी लिख दिए, खेती वहाँ हो रहा है, नेपाल फॉरेन कंट्री है, तो हमने क्या बोला था कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, क्या बोला था, सुनिए, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, तो वैसा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होगा जो इंडिया में खेती होकर कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खेती हो रहा है और उसका पैसा आपको यहाँ मिल रहा है। मान लो कि पाकिस्तान में किसान है, वो खाल खेती कर रहा है, आपका सब काम कर रहा है, बेच दिया, उसने आपको 2 लाख रुपया दे दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। नेपाल में खेती हो रहा है, उसका इनकम आपको इंडिया मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी किसी प्रकार का इनकम, सिंपल सी बात है, किसी प्रकार का इनकम इस 4 इनकम के अलावा हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। मान लीजिए चलते गए रोड साइड कहीं पर आपको एक कैश हमारा सूटकेस मिला, अब आप रख लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1822 लॉ में एक वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बोला था कि पैसा मिले तो सही ऑनर को ढूंढ के दे दीजिए, लेकिन आप इतने बेईमान आदमी हम लोग हैं, देंगे अपना रख लेंगे, कौन मिल जाएगा, किसको ढूंढने जाएंगे, हम सब ऐसा ही आदमी है, हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रख लेंगे, तो पुलिस को दे देंगे। इतने ईमानदार तो हमको नहीं लगता कि आप 5 आदमी में कोई होंगे, आप दीजिएगा, पहले बताएंगे, नहीं दीजिएगा, दीजिएगा नहीं, मन एकदम आपका चेंज हो जाएगा, एकदम दे देंगे, नहीं दीजिएगा, 100% लिख कर लेंगे, हम लिख के दे देते तो मिलेगा ही नहीं, देखो सूटकेस मिलेगा ही नहीं, ऐसा फिल्म में मिलता है, सच में नहीं मिलता है। अब सिंपल सी बात है, अब वो पैसा घर लेके आ गया, घर लेके आए तो धीरे धीरे खर्चा कर रहे हैं, बैंक में बात जमा नहीं कर सकते, एक बार बैंक में जमा कर तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि तो पैसा हम कमाते मान लीजिए 20,000 महीना और इतना पैसा गया, तो अब धीरे धीरे जमा करेगा। अब क्या करिए, घर में नया फ्रिज खरीद लीजिएगा, नया सब जगह कैश पेमेंट करिएगा,
कितना खर्चा करिए, खर्चा करने का बहुत पैसा बचेगा। अब मान लो कि पड़ोसी देख रहा है, तो ये देख लीजिए 25 से कमाने वाला कितना फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा, नया बेड भी आएगा, तो जाएगा इनकम टैक्स वाला बता देगा। जब किसी के पास ब्लैक मनी है और आप बता देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको कमीशन मिलता है। समझ गए ना? नहीं पकड़ाया तब नहीं पकड़ाया तो क्या, आप बताओ कि पकड़ा ही जाता है जनरली, क्योंकि आप कंफर्मेशन देते हैं। आप सपोज करिए कि पड़ोसी आपका बता दिया कि भैया इनके यहाँ बहुत पैसा शायद है, क्योंकि बहुत खर्चा कर रहे हैं, इनका इनकम ऐसा 20,000 महीना का है, तो इनकम टैक्स वाला भी चेक करेगा, इसका बैंक ट्रांजेक्शन देखो तो अरे इसको तो पैसा नहीं है, इनकम नहीं दे, खर्चा कैसे कर रहा है, रेड मार देगा आपके यहाँ। रेड मार गया, मान लीजिए पता चल गया कि आपके यहाँ बहुत सारा कैश निकला, तो वो क्या कहलाएगा, अनडिस्क्लोज। क्या कहिएगा, अनडिस्क्लोज। वो क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड जो भी ब्लैक मनी, अगर आप कोई जैसे स्मगलिंग करता है, कोई किडनैपिंग करता है, फिरौती करता है, ये सब इलीगल एक्ट है ना, इलीगेशन जेल जा सकते हैं, लेकिन इस समय मनी का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाता है ना। अब जो भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है उसमें वो सब इनकम बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। ब्लैक मनी इज द पार्ट, इज आल्सो द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्योंकि देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या बोला कि 5 हेड ऑफ इनकम है। कितने हेड ऑफ इनकम है? यहाँ कहीं लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग, इनकम फ्रॉम स्मगलिंग, इनकम फ्रॉम फिरौती, किडनैपिंग, नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सब कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर है बेटा? तो 5 यानी ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल के अलावा जो भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लिखिए तो थोड़ा इसके बारे में कहा जाता है जरा, बड़ा मजेदार चैप्टर इनकम टैक्स, अगर पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा। कुछ बोले हैं आप? those income which are not covered under under income from salary, house property, PGBP, capital gain is covered under income from other sources. Capital gain is covered from covered under. Examples of income. अलग from the पैर दर्द कर जाता है। हाँ, कल से वो बड़ा सा कुर्सी होता है ना। सर मिठाई वाला दुकान में छुपाना ना कुछ। हाँ, हम भी वही बोलना चाह रहे थे। नहीं, टीचर लोग रखते हैं। हाँ पता है हमको। वो यहाँ रखने के इतना लोग बैठा रहा ऐसे बैठ गया वो दिल्ली मिलेगा आप रेस्टोरेंट में, जो ये नहीं होता जहाँ पर ये बार टाइप का होता है, जहाँ पर जूस पी रहे हैं, मॉकटेल कॉकटेल, वो बड़ा अच्छा रहता है। हाजीपुर में जो वहाँ है ना, जहाँ लोग काला गुलाब जामुन फेमस नहीं सकता। हाँ, साहू मिष्ठान। हाँ वहाँ क्या है? बैठे रहते सार इतना बड़ा रहता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं रहता है। टेस्ट करते हैं। लटक के बैठा हूँ। जैसे इंटरेस्ट इनकम। हम तो सोचते हैं कोई गिरा। डिविडेंड इनकम। डिविडेंड जानते होंगे आप लोग। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, लॉटरी, प्राइज, क्रॉसवर्ड पजल जानते हैं? क्रॉसवर्ड पजल, पजल पेपर में आते हैं। पजल क्रॉसवर्ड नहीं होता है कि कोई भी लेटर को जोड़ के वर्ड बनाते हैं, उसको क्रॉसवर्ड कहते हैं। दिखाते हैं खुजा सिंह से ये क्रॉसवर्ड पेपर में हमेशा आता था, पहले तो खूब खेलते अभी भी आता है।
हाँ आप पेपर हम नहीं देखते हैं हम ये अपना हमसे कभी जिंदगी में नहीं बना। हम सर पेपर वाला समझ ही नहीं आता। बना लेते थे, एक दो को नहीं बन पाता था, सब हम बनाना लेके होता आएंगे था। कल। ये तो बना देंगे। ठीक। चलिए सीखेंगे। सुडोकू तो मोबाइल में आता है। नहीं वो पेपर में भी आता हाँ पेपर में आता है। पेपर वाला बहुत हार्ड अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता। केबीसी जानते हैं? हाँ सर। डांस इंडिया डांस, जानते हैं लिटिल बिग बॉस, हमें बहुत गंदा लगता है। कभी नहीं देखा। बिग बॉस जो है ना, आप ओटीटी पूरा देख। क्या कहें हम, छोड़िए बोलो। हमको तो बहुत गंदा लगता है। फिर गुस्सा आ जाता है देख। उसको जो देखेगा ना वो पक्का राक्षस बन जाएगा। तो जोर से चुप चिल्ला रहिए, हम देखते हैं तो। यानी आप गर्व से चिल्लाते रहिएगा, गुस्सा होइएगा। नहीं। पागल की तरह चिल्लाते हैं। वो तुम्हें बुरा बुरा सब चलाता है। बाबा हुआ सब। हर दिन देता है क्या? हाँ, सर जब वो चलता है ना, चलता है। सुनते हैं कि लाइव दिखाता है 24 हाँ, घंटे। live। हाँ, लेकिन हम कभी आज तक नहीं देखे, हमको बहुत गंदा लगता कितना लोग तो उसके डाई हार्ड फैन होते हैं। है। सर फैन पूरा दुनिया फैन है, लेकिन हम नहीं, एकदम दुनिया फैन तो नहीं है जिसके मुंह लेकिन से जरूर 50-60 लाख लोग देखता होगा। हाँ देखता ही हो। हमको नहीं अच्छा लगता। सलमाने का मोस्टली करता है। इसी कारण से तो और ज्यादा उसमें सब घुस जाता है। लेकिन एक बात है, बिग बॉस में आपका चमक है तो आपका फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएगा, हाँ सर। फिर कुछ ऑफर भी मिलेगा। सेलिब्रिटी बन जाता है। हाँ, सोचा उसमें कुछ दिन भी जाने के एक दो दिन चले गए तो सेलिब्रिटी बन ही जाइएगा, सर- एक दिन कोई कौन जाएगा रहेगा। मान लीजिए आप वहाँ गए, वहाँ झगड़ा वगड़ा करके सलमान खान को रेट तो करके निकल गए, मान लीजिए सलमान खान को रेट तो कर दिए तो तब ऑब्वियसली आप निकल जाइएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटी बन गए, जो सलमान खान का हेटर होगा ना वो आपका फॉलोअर्स हो गया, होता है ना। रॉयल्टी के स्पेलिंग क्या है? सुनो तो ये कौन सा था? रॉयल्टी। गलत लिख दिया क्या? या हम रॉयल्टी ठीक है, ROYALTY वही रॉयल्टी। कुछ है। चलिए 5 डेट समझ गए बेटा। हाँ क्या बोल रहे हैं? लॉटरी को बैटरी पड़ रही। लॉटरी है, बैटरी। बैटरी प्राइस। कितना खराब तो नहीं लिखते हैं। क्या यार ढूंढ रहे मिल नहीं रहा है। बिग बॉस में नहीं ये हटा दें। नहीं हटा दीजिए। हटा दें वो स्लैब लिमिट जो आप कल पूछ रहे थे ना कि लिमिट कैसे क्या इनकम टैक्स किस पे देना पड़ेगा, समझिए। टैक्स रेट स्लैब ऑफ इनकम, कोई इंडिविजुअल, कौन इंडिविजुअल पर्सन कितने हैं? 7। तो 7 में एक इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल का मतलब कंपनी छोड़कर, फर्म छोड़कर, सबका अलग कानून होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसका एज कितना साल हो, 60 साल तक हो, 60 साल के ऊपर वाले का कुछ अलग कहानी होता है। हम सब 60 के नीचे वाले ही हैं। तो इसके 4 कैटेगरी हैं। देखिए आप लोग जनरल भाषा सुनते होंगे 5 लाख तक इनकम में टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगता है ना, आप जानते हैं। तो जो उसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन करते हैं, एक ऑप्शन पकड़ना पड़ता है, उसके अनुसार टैक्स नहीं लगता। बट जो लॉ के अनुसार जो हम स्लैब देख रहे हैं, तो स्लैब देखो कोई भी इनकम टैक्स किस पे लगता है, ग्रॉस टोटल पे लगता है कि टैक्सेबल इनकम लगता है? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? अभी पता है? डिडक्शन क्या कहते हैं? तो डिडक्शन तो मिलेगा, बहुत सारे लोग जो लगाते हैं। तो अगर किसी का इनकम 2.5 लाख तक है तो उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये कौन सा, ये क्या है? इनकम, टोटल इनकम। ये
ग्रॉस इनकम नहीं, कौन सा इनकम? टोटल इनकम। टोटल इनकम का दूसरा नाम क्या है? टैक्सेबल इनकम। अब किसी का इनकम 2,50,01 रुपया हो गया और कहां तक? 5 लाख, तो उसका इनकम टैक्स कितना लगेगा? 5%। अब बोलेगा सर मान लीजिए किसी का इनकम 3 लाख रुपया हुआ, तो क्या पूरा 3 लाख का टैक्स लगेगा? नो, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से जैसे बढ़ेंगे तब टैक्स बनेगा। तो सर अगर 3 लाख हुआ तो 50,000 पे 5% टैक्स बनेगा, 50,000 पे 5% टैक्स बनेगा। उसमें एग्जेम्पशन वगैरह भी आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट टैक्स की कैसे कैलकुलेशन हो रही है वो समझिए। कि ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का 10 लाख इनकम है तो पूरा 10 लाख पे लगता है। 10 लाख का बाइफर्केशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? 10 क्या हुआ? 10 लाख हम क्या करते हैं? बाइफर्केशन करते हैं। तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5, यानी यहाँ पर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट 2,50,000, बोलिए हाँ या ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट 2,50,000 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। लिख सकते हैं। तो उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा? तो अगर आप बताइए मुझे एज ए पर्सन, अगर आपका इनकम 5 लाख रुपया होता है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? कितना पे? 2.5 लाख पे? तो 2.5 लाख पे 5% कितना आएगा? बताइए, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, 12,500 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद अगला 5 लाख से 10 लाख तक, यानी पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, फिर 5 से 10 पे कितना परसेंट हो गया? 20%। अब मान लो कि आपका इनकम 10 लाख रुपया होता है, आपका इनकम कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख का 3 टुकड़ा होगा, कितना टुकड़ा होगा? एक होगा पहला 2.5 लाख जिसपे बनेगा 0, बनेगा ना, फिर बनेगा 2.5 लाख तो उसपे बनेगा 12,500, फिर बनेगा 5 लाख, 5 तक तो हो गया ना, फिर बनेगा कितना? 5 लाख। अब 5 लाख में कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 1 लाख रुपया। तो अब किसी इंसान का अगर 10 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम है, किसी इंसान का 10 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम है, तो उसको इनकम टैक्स लगेगा 1,12,500। समझ में आ गई? अब अगर सर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, तो अब 10 लाख से ऊपर जितना कमा लीजिए, अब कितना टैक्स लगेगा? 30%। अब मान लो किसी का इनकम 11 लाख रुपया है, कितना लाख है? तो 10 लाख तक इनकम टैक्स कितना बन गया था? 1,12,500। उसके ऊपर 1 लाख है, 1 लाख का 30% 30,000। तो 1,12,500 प्लस 30,000 कितना हो गया? 1,42,500। तो ये किसके लिए है? वो इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज कितनी है? 60 साल है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसका एज 60 और 80 के बीच में आता है, मान लो 75 साल का है, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? तो सीनियर सिटीजन का एज इनकम टैक्स भाषा में कितना किया गया है? 60 साल से 80 के बीच का। यानी जो पर्सन 60 साल 1 दिन का है, सर पूरा 60 साल का है तब तो सीनियर सिटीजन नहीं आएगा, अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स चला जाएगा ऊपर वाले फर्स्ट वाले में। 60 साल 1 दिन होना चाहिए और 80 साल तक होना चाहिए। तो आपका कितना हो गया? वहां पर क्या है? 3 लाख तक छूट होगी, यानी 50,000 का आपको यहाँ रिलीफ मिल रहा है। इंडिविजुअल में कितना था? 2.5 लाख था, यहाँ कितना हो गया? 3 लाख। उसके अलावा 3 से 5 5% वही है, 5 से 10 20% वही है, और 10 से ऊपर 30%। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर कोई सुपर सीनियर सिटीजन, कोई मान लो कि मनमोहन सिंह हो गए, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, इनका एज 80 से ऊपर है ना, तो ये कहलाएंगे सुपर सीनियर सिटीजन। क्या कहलाएंगे? सुपर सीनियर सिटीजन, यानी वह पर्सन जो 80 साल के ऊपर का है। अब इनका जो है 5 लाख तक नील है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? 20 और 30% वाले में, यानी 5 से 10 पे 20% और 10 के ऊपर 30%। कोई दिक्कत नहीं है। स्लैब समझ गए? कल ये पढ़ के आइएगा, हम पूछेंगे। ये लिख लिए हैं? लिखिएगा, लिख लीजिए। बैठे हो गया।